हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी 27 फरवरी को फिजिक्स का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लेकर गए हैं संपूर्ण किताब से महत्वपूर्ण नियम जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 3-3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला नियम है कुलाम का नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए हर साल पूछा ही जाता है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2017 से 2025 तक यही नियम वो हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। तो देखिए, बात करें कुलाम के नियम की, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि देखिए, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि F समानुपाती किसके, Q1 इंटू Q2 के, और F व्युत्क्रमानुपाती किसके, R स्क्वायर के। ये दो बात बस आपको ध्यान रखनी है। जब भी कुलाम का नियम आए तो आपको बस ये बात पता होनी चाहिए कि F समानुपाती है Q1 इंटू Q2 के और F व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के। और देखिए, बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए, ये है दो बिंदु आवेश Q1 और Q2, इनका नाम हम रख देते हैं A और B। अब इनके बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2 के और F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर के। हमने इसको समीकरण नंबर 1 का नाम दिया है, इसको हमने समीकरण नंबर 2 का नाम दिया है। अब हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से, तो ये हो जाएगा F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए समानुपाती है, तो जब हम इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा, तो हो जाएगा F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर K क्या है, K कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर K की वैल्यू क्या आ गई, तो ये आ गई F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर न्यूटन, जहाँ एप्सिलॉन निर्वात की वैद्युशीलता है। क्या है, जहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता है। और देखिए 1/4πε0 का मान क्या है, 9×10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और देखिए एप्सिलॉन का मान क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे बोर्ड एग्जाम में कूलम का नियम पूछे तो आप बस यहीं तक लिख करके आना। ये वैल्यूज़ तो मैंने आपके लिए इसलिए लिख दी कि क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको इन वैल्यू का ही इस्तेमाल करना होता है, यानी कि यूज़ करना होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा कूलम का नियम कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2 के और F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर के। तो बस हमने यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से करके ये हमारा कूलम का नियम। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये नियम अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है बायो-सावर्ट का नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए डायरेक्टली 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखिए बायो-सावर्ट का नियम क्या होता है, किसी धारावाही चालक AB के अल्पांश डेल्टा L के द्वारा किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए बायो-सावर्ट का नियम बहुत आसान है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक धारावाही चालक तार ले लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं A और B, और यहाँ पर कोई एक अल्पांश दूरी ले लेते हैं जिसका नाम है डेल्टा L। ठीक है, और इस डेल्टा L से क्या, इस डेल्टा L से कोई बिंदु हम P ले लेते हैं जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि डेल्टा B निकालना है। अब इस P से क्या, P से यहाँ पर अब हम डेल्टा L से P को क्या कर देंगे, मिला देंगे। एक ये जो अल्पांश दूरी थी इससे इसको मिला देंगे, तो ये जो दूरी होगी ये दूरी कहलाएगी R। अब इसके बीच में कोण बन जाएगा, उस कोण को बोलेंगे थीटा। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इस कोण को बोलेंगे हम थीटा। और इस चालक तार में क्या होता है, इस चालक तार में धारा प्रवाहित होगी, तो यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं। ये क्या है, ये कोई एक चालक तार है जिसका नाम हमने रख दिया AB। ठीक है, अब इस चालक तार में कोई एक अल्पांश दूरी ले ली हमने जिसका नाम रख दिया हमने डेल्टा L। अब इस डेल्टा L से कोई बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब इस अल्पांश से P पर को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, R कहलाएगी, और इसके बीच में जो कोण होगा वो हो जाएगा थीटा। अब इसमें इस धारावाही चालक तार में हम क्या करेंगे, धारा प्रवाहित कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये है ना कितना आसान। तो ये हमारा बायो-सावर्ट का नियम है। अब बायो-सावर्ट के नियम में आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि डेल्टा B समानुपाती किसके, I के, और डेल्टा B समानुपाती है हमारा डेल्टा L के, और डेल्टा B समानुपाती है साइन थीटा के, और लेकिन डेल्टा B व्युत्क्रमानुपाती किसके है,
आर स्क्वायर के। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि 4 बात आपको ध्यान रखनी है। इसी से हमारा क्या होगा, इसी से हमारा ये सूत्र बनकर तैयार हो जाएगा कि डेल्टा बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो जब देखिए हम इसको बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पर ये नियतांक है, तो आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यही हमारा बायो सावर्ट का नियम है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिख करके आना है। तो देखिए आप यही बात लिखेंगे, बायो सावर्ट का नियम में हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे किसी धारावाही चालक ए बी के एक अल्पांश डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। इस प्रकार आप ये चित्र बनाएंगे और लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती है आई के। और दूसरी बात आप लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक के उस अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती है डेल्टा एल के। अगला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को उस बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी समानुपाती किसके है, साइन थीटा के। अगला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बिंदु पी की अल्पांश से दूरी आर के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा, आर स्क्वायर के। अब हम क्या करेंगे, चारों नियम को मिला देंगे तो हो जाएगा डेल्टा बी समानुपाती आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो जब इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट आ जाएगा डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यही हमारा बायो सावर्ट का नियम है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये नियम अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। तो देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है किरचॉफ का नियम, जिसको हम देखिए किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे, किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। पहला नियम था धारक का नियम, जिसे संधि का नियम भी बोल देते हैं। दूसरा था हमारा वोल्टा का नियम, जिसे हम बंधपाश का नियम भी बोल देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्टली आपसे 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। तो देखिए पहले बात करेंगे प्रथम नियम की। तो प्रथम नियम में हम हेडिंग डालेंगे धारा नियम और संधि का नियम। और देखिए डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम है धारा नियम, संधि नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए किरचॉफ का प्रथम नियम का नाम धारा का नियम है, संधि का नियम है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। क्या होता है, तो किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर कोई हमने एक पॉइंट मान लिया। अब इस पॉइंट पर क्या है, ये धारा एक आकर के मिल रही है। ठीक है, ये संधि की ओर आ रही है और ये संधि से दूर जा रही है। जो संधि से दूर जाएगी वो हो जाएगा माइनस, और जो संधि की ओर आएगी, ये संधि की ओर आ रही है, ये संधि की ओर आ रही है, ये संधि से दूर जा रही है और ये भी संधि से दूर जा रही है, ये भी संधि से दूर जा रही है और ये भी संधि से दूर जा रही है। तो जो संधि की ओर आ रही है वो तो प्लस में होगी और जो संधि से दूर जा रही है वो होगी माइनस में। तो ये बात मैंने नोट करके यहाँ पर लिखी कि संधि की ओर आने वाली रेखाएं धनात्मक होती है और संधि के दूर जाने वाली रेखाएं ऋणात्मक होती है, यानी कि हो जाएगा I1 प्लस ब्रैकेट में माइनस I2 प्लस ब्रैकेट में माइनस I3 प्लस ब्रैकेट में माइनस I4 प्लस ब्रैकेट में माइनस I5 प्लस I6 प्लस I7 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि हो जाएगा I1 प्लस I6 प्लस I7 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5। तो ये होगा हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम। अब देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम, क्योंकि किरचॉफ ने हमारे 2 नियम दिए थे। पहला नियम था धारा नियम, जिसे संधि का नियम भी बोल देते हैं, और दूसरा नियम था वोल्टा का नियम, जिसे हम बंधपाश का नियम भी बोल देते हैं। तो देखिए हो जाएगा किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसको हम वोल्टा का नियम या बंधपाश का नियम भी बोल देते हैं। ये दोनों नाम भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए क्योंकि डायरेक्टली आपसे बहुविकल्पोत्तर प्रश्न में पूछ लिया जाता है। तो किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंधपाश के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं का तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणित योग उस पाश में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणित योग के बराबर होता है। तो देखिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सिग्मा आर इज इक्वल टू सिग्मा ई के। तो किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंधपाश के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणित योग उस पाश में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणित योग के बराबर होता है, यानी सिग्मा आर इज इक्वल टू सिग्मा ई के। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये है हमारा विद्युत वाहक बल I1 I2। ठीक है, ये प्रतिरोध है R1 R2 R3। अब इस पर लगेगा एक फर्स्ट बंधपाश, इस पर लगेगा सेकंड बंधपाश। ठीक है, इसको हम पहला बंधपाश मान लेंगे, इसको दूसरा बंधपाश मान लेंगे। अब इसमें धारा प्रवाहित होगी, ये धारा प्रवाहित होगी I1 इस प्रकार से, और देखिए I2 धारा प्रवाहित होगी यहाँ पर अपोजिट साइड में, क्योंकि इस प्रकार होनी थी लेकिन इस प्रकार नहीं। और देखिए I3 हो जाएगी I1 प्लस I2 के। ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये चित्र भी आपको इस प्रकार से ही बना कर आना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे बंधपाश 1 के लिए। तो ये हो जाएगा I1 इंटू R1 माइनस I2
माइनस क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये धारा कुछ इस प्रकार जा रही थी, लेकिन ये धारा इधर की तरफ ना जाकर इधर की तरफ हो गई, यानी कि उल्टी हो गई। तो यहाँ पर हो जाएगा -I2 इंटू R2 इजिकल टू, तो E1 माइनस E2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे बंदपाश के लिए क्या होगा, तो दूसरे बंदपाश के लिए हो जाएगा, अब ये धारा कुछ इस प्रकार जा रही है इधर से इधर, तो I2 इंटू R2 प्लस I3 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, I1 प्लस I2 इंटू R3 इजिकल टू, यहाँ पर क्या है, एक ही विद्युत वाहक बल है यानी कि E2, क्योंकि यहाँ पर E3 विद्युत वाहक बल नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा E2। तो फ्रेंड्स यही हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, अगला है हमारा व्हीटस्टोन सेतु का नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए बार बार पूछा जाता है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा, व्हीटस्टोन का सेतु का नियम। तो देखिए ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें 4 प्रतिरोध हैं। इसमें क्या है, इसमें 4 प्रतिरोध लिए जाते हैं PQRS। ठीक है, और इसको क्या है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। इसमें 4 प्रतिरोध ले लिए PQRS, और इसको क्या श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और इसको जोड़कर एक चतुर्भुज बना दिया जाता है। ये चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें बिंदु ए व सी के बीच एक सेल ई को, इसमें बिंदु ए व सी को एक सेल ई को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें बिंदु बी और डी को गैल्वेनोमीटर G और कुंजी K2 के द्वारा जोड़ दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें धारा प्रवाहित कर ली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यही बात हम इस रचना में लिखेंगे। तो देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें 4 प्रतिरोध लेंगे, उनको हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 4 प्रतिरोध ले लेंगे। ठीक है, हमने ये 4 प्रतिरोध ले लिए। तो देखिए 4 प्रतिरोध ले लिए, इनका नाम रख दिया हमने PQRS। अब हमने क्या करा, इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक चतुर्भुज बना लिया। ये हमारा चतुर्भुज बन गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इसका नाम रख दिया A, इसका नाम हमने रख दिया B, और इसका नाम रख दिया C, इसका नाम हमने रख दिया D। ठीक है, अब क्या है, अब बिंदु A व C से विद्युत वाहक बल को जोड़ दिया। ठीक है, किसके द्वारा, कुंजी K1 के द्वारा। ये हो जाएगी कुंजी K1। ठीक है, इसका नाम हम रख देंगे कुंजी K1, और यहाँ पर लिखेंगे भी कुंजी K1। ठीक है, ये है विद्युत वाहक बल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर बिंदु B और D के बीच एक गैल्वेनोमीटर होगा जिसका नाम होगा G। ये किसके द्वारा जुड़ा है, ये जुड़ा है कुंजी K2 के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें धारा प्रवाहित कर देंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो इस तरफ से नहीं, इस तरफ से होगी। इस तरफ से हमने धारा प्रवाहित कर दी। अब ये जो धारा इधर जाएगी तो ये धारा 2 भागों में बढ़ जाएगी। ये हो जाएगा I1 और इधर हो जाएगी I2। इसी प्रकार इधर हो जाएगी I2 और इधर हो जाएगी I1। ठीक है, और ये इधर की तरफ नीचे आ जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और फ्रेंड्स आपने जैसे जैसे चित्र बनाया वही आपको इसमें रचना लिखनी होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बोर्ड एग्जाम में आप कैसे किस प्रकार से लिख करके आएंगे। तो देखिए जिस प्रकार से आपने चित्र बनाया वही बात आप बस इसमें लिखेंगे, क्योंकि आपको रटने की जरूरत नहीं है। इसमें हम लिखेंगे, इसमें 4 प्रतिरोध PQR व S को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। क्या करते हैं, इसमें 4 प्रतिरोध PQRS को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। ठीक है, अब बिंदु A व C के बीच एक सेल E को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं। ये कुंजी K1। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, और B और D के बीच एक धारामापी G को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ देते हैं। ठीक है, और व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर यदि धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो तो संतुलन की अवस्था कहते हैं। क्या होता है कि व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर यदि धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो तो इसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, यानी कि जो प्रतिरोध है इनको इस प्रकार जोड़ा जाता है कि परिपथ में जब धारा प्रवाहित करें तो इसमें धारामापी में क्या हो, इसमें कोई भी परिवर्तन न हो, तो इसे हम संतुलन की अवस्था बोलेंगे। यानी कि इनको इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि जब हम इसमें धारा प्रवाहित करें तो धारामापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न न हो, यानी कि कोई भी बाधा उत्पन्न न हो, तो इसको हम संतुलन की अवस्था कहते हैं। यानी कि होना चाहिए P/Q = R/S, यही हमें इसमें सिद्ध करना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसमें हम करेंगे बंदपाश ABDA के लिए। तो देखिए,
तो जब हम वो करेंगे तो आ जाएगा I1 इंटू पी माइनस I2 इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो देखिए माइनस में तो आ जाएगा I1 पी इज इक्वल टू I1 P इज इक्वल टू I2 R। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरा बंदपाश लेंगे, बंदपाश बी सी डी बी के लिए। तो हो जाएगा I1 Q माइनस I2 S इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा I1 Q इज इक्वल टू I2 S। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 व 2 को भाग कर देंगे। तो जब हम इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा I1 P अपॉन I1 Q इज इक्वल टू I2 R अपॉन I2 S। तो I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल। तो ये हो जाएगा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो यही हमारी संतुलन की अवस्था है। तो फ्रेंड्स यही हमारा व्हीटस्टोन सेतु का नियम है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये सभी नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे और फ्रेंड्स आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ये हमारे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।